क्लास 6 चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और सीटेट का भी सारा कुछ हम वीडियो के थ्रू दे चुके हैं। आप लोग वीडियो जाकर पारी देख सकते हैं। केवल एक मैथ बचा हुआ है जो तो हम अगले वीडियो में हम आप लोगों को मैथ भी दे देंगे, पेडागोजी। चलिए, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए आवश्यक है। पेपर 6 to 8 के लिए एसएसटी में क्लास 6 से लेकर 8 क्लास तक जो भी एसएसटी में सब्जेक्ट है तीनों के तीनों पढ़ना है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या राजनीतिक हो, तीनों पढ़ना है। पॉलिटी जिसको बोलते हैं, सारा आप लोग को वीडियो के थ्रू ऐसे ही मिलता रहेगा। चलिए अब अक्षांश एवं देशांतर को देखते हैं। ये बुक एनसीईआरटी का है, इसीलिए हम बुक से ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कहीं और लिख कर नहीं, टाइपिंग करके नहीं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। कैसी नहीं है? गोल नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप एक वास्तविक रूप है, मतलब जैसे ग्लोब दिखता है वैसे ही हमारी पृथ्वी दिखती है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरी स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे एक ग्लोब हमें हवा भरी जा सकती है। यह आसानी से एक स्थान से दूसरी स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं है, मतलब रुकी हुई नहीं है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू घूमता है। लट्टू तो आप लोगों ने बचपन में घुमाया ही होगा, मैंने भी घुमाया है। किन किन लोगों ने लट्टू को घुमाया है वो सभी लोग बताएंगे। हम तो अपने हाथों पर भी घुमाते थे। ग्लोब पर देशों, महाद्वीप तथा महासागरों को उसके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी भाग पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर वास्तव में क्या है? काल्पनिक रेखा है। यह अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। चलिए यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट है। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद ले। स्वेटर बुनने वाली
सलाई को इसके अंदर घुसा दे। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमाएं, जिसे हमारे यहाँ सुई को ही काटा बोलते हैं, जो स्वेटर बुनने वाला होता है। आप लोगों के यहाँ क्या क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा, और हमारी वीडियो कौन कहाँ से देख रहा है ये भी आप लोग बताइएगा। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा आधे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखिए यहाँ पर है, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण वाला भाग हो गया। दो बराबर भागों में होता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इस माप होगा 360 अंश 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार अंश का उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है। कल बीएड एंट्रेंस का सभी का रिजल्ट आने वाला है, तो आप लोग में से बता दीजिएगा यदि किसी व्यक्ति ने बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया हो तो। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित समांतर रेखा को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्य इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेली होरिज़ोंट दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंट 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। स्पष्ट। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटने लगता है। जैसे जैसे विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं वैसे वैसे घटने लगता है। देखिए कम हो रहा है ना, ये इस तरह का देखिए, ये विषुवत वृत्त हो गया। देखिए इधर मकर रेखा के तरफ आया, थोड़ा सा घटा, उसके बाद फिर इधर आया दक्षिणी स्थित कटिबंध में, तब और घटा। देखिए इधर से ऊपर भी जा रहा है तो घट रहा है। ये विषुवत वृत्त है 0 डिग्री, जिसे इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। चलिए महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर विषुवत वृत्त
0 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव। 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश एवं तापकटिबंध। देखिए कुछ और चीजें यहाँ बता देते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज हमको बताना था। देखिए 66.5 डिग्री पर हो जाएगा दक्षिण शीत कटिबंध और उसके बाद मकर रेखा हो जाएगा 23.5 डिग्री पर। इक्वेटर हो जाएगा 0 डिग्री पे और इक्वेटर के उत्तर में हो जाएगा 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और इक्वेटर के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध दक्षिण में है तो 66.5 डिग्री दक्षिण में पड़ेगा और उसके बाद इधर उत्तर शीत कटिबंध हो जाएगा, ये भी 66.5 डिग्री पर। इक्वेटर हो जाएगा 0 डिग्री पर। इसे ध्यान रखिएगा, यही इम्पोर्टेंट था हमें बताना। देखिए यहाँ पर समझा रखा है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री पर, विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण के दक्षिणी ध्रुव वृत्त पे। सीधी तरह पर टॉर्च का प्रकाश तेज कम क्षेत्र पर फैलता है। पृथ्वी का तापकटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। सूर्य का जो प्रकाश होता है एक समय पर कर्क रेखा और एक समय पर मकर रेखा, दोनों पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। 21 जून को पड़ेगी कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को पड़ेगी मकर रेखा पर। ये हम लोग देखेंगे आगे। क्लास देखने के बाद जो भी सब्सक्राइब नहीं करोगे आप बाद में पछताओगे। हमें मत बोलना, हमारा काम था हम बता दिए। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो नहीं मिलेगी और जब नहीं मिलेगी तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटेगा ही। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, खुद अपना देख लीजिएगा, क्योंकि NCERT है। NCERT बाहर कोई भी एग्ज़ाम नहीं जाता। भारत के हर एक एग्ज़ाम, चाहे UPSC BPSC लेवल तक, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन NCERT से ही बनता है। और NCERT 360 डिग्री शशि सर वाला जो बुक था उसका भी हमने वीडियो बना के डाल रखा है, आप लोग उसे भी जाकर देख लीजिएगा। वो भी ज्योग्राफी का ही है। और हिंदी स्पेशल का भी हमने कुछ क्वेश्चन डाल रखा है, उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। शशि सर वाला NCERT 360 डिग्री का बुक जो है उसका भी हमने क्लास ऐसे ही लेकर और प्लेलिस्ट बना रखे हैं। EVS का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे भी जाकर देख लीजिएगा। CDP का भी है, उसके बाद हिंदी पेडागोजी का भी है प्लेलिस्ट, उसके बाद मैथ का बच गया जो हम बना कर दे देंगे आप लोग को। चलिए अभी क्लास 6 वाला पूरा पहले कंप्लीट करते हैं। अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं दिखता और कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद वाले जो है उस पर सूर्य कभी भी सिर पर नहीं दिखता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान
मध्यम होता है। इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण मतलब ठंडा। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, इसीलिए यहाँ शीत कटिबंध होता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश जो है सीधा हमारे सर पे नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर शीत कटिबंध है। चलिए, देशांतर क्या है? किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर 2000 दक्षिण मतलब 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। 20 डिग्री दक्षिण। इसे नोट करना है। यहाँ से नोट कीजिएगा। महासागर में स्थित टोगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। इतना नोट कीजिएगा। इनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या म्योत्तर कहा जाता है। बहुत गर्मी है। तथा इसके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षांशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मीटर में तथा मीटर को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा इसके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर या म्योत्तर आपस में मिलते हैं। अक्षांश समांतर रेखा से भिन्न सभी देशांतर या म्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसीलिए सिर्फ मुख्य स्थानों में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज्य वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली या म्योत्तर के पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यह या म्योत्तर को प्रमुख या म्योत्तर कहते हैं। इन पर 0 डिग्री देशांतर है तथा ये हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख या म्योत्तर 180 डिग्री या म्योत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व की ओर 180 डिग्री पश्चिम या म्योत्तर का एक ही रेखा पर स्थित है। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट चीज आगे छूट गया, उसे भी देखते हुए चलेंगे। अब ग्लोब अक्षांश समांतर देशों एवं देशांतरीय या म्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित। अब उस बिंदु को देखें जहां
ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु ध्रुवीय की सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ, अंग अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है, कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द, ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तर अक्षांश को व्यक्त करती हैं। एक वृत्त खींचिए। मान लीजिए कि प्रमुख याम्योत्तर इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को रंग कर नामांकित कर दीजिए। उसी प्रकार एक दूसरे वृत्त खींचिए। इसे विषुवतीय वृत्त 2 बराबर भागों में बांटे। अब उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को देखिए, रंग दीजिए। ये कैसे बताएं? इसको अच्छा, इसको आगे देख के बताते हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त क, ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है। यह स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी या पूर्व तथा सूर्य अस्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचा बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन हम लोगों को क्या लगता है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। जैसे एक उदाहरण के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे ट्रेन को आपने चलते हुए देखा होगा। जब ट्रेन जो है आगे चलती है, लेकिन हमें क्या लगता है जो पेड़ पौधे लगे हुए वो पीछे की ओर चल रहा है। नहीं, वो नहीं चलते। हमारी ट्रेन जिस प्रकार चलती है उसी प्रकार सूर्य भी है, पूरब से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से पूरब चक्कर लगाता है। तो ये ट्रेन से आप लोग सूर्य को भी समझ सकते हैं। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। हमें लगता ऐसा है। चलिए, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उस समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। जब सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर होगा तो 4 डिग्री माइनस, और पश्चिम से पूर्व की ओर होगा तो 4 ऐड हो जाएगा।
4 मिनट यदि माइनस होता है, पश्चिम जाने पर पूर्व जाने पर 4 मिनट ऐड हो जाता है। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व समय 15 गुने 60 यानी 1 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे। जब यही पढ़ देते हैं आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम समय ग्रीनविच से 1 घंटे पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य अपने अक्ष उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। उस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय होगा, समान होगा। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर। ये रहा मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, ये रहा। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, 5 राज्यों से होता है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक और है। चलिए आगे आप लोग को बताते कहाँ है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ी के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन है। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा समय के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। यदि आंध्र प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर है। कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। इस याम्योत्तर रेखा को स्थानीय समय को पूरा देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री को मानक याम्योत्तर माना जाता है। इस प्रकार याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरी तरह देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक कोने छोटे से नगर में रहता। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे आज मध्यरात्रि नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच 2 बजे अपराह्न में शुरू होगी, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच 7:30 बजे शुरू होगी तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में कितना अंतर है? भारत ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जिसको 5:30 बोलते हैं। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं तो भारत में शाम के 7:30 बज रहे होते हैं। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, लेकिन वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में, इससे ये इम्पोर्टेंट मत जाता है।
रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। चलिए, पूरा बुक को ख़त्म कर लिए। अब अगले चैप्टर में चैप्टर 3 को पढ़ाएंगे। इसीलिए वीडियो देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि जो भी क्वेश्चन आंसर है हम यूट्यूब पर आप लोगों को आकर अब प्रोवाइड करा दें। साथ ही साथ सीटेड वालों के लिए क्वेश्चन आंसर यूट्यूब पर भी करवा दें, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। सभी से अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है ये भी जगह का नाम डाल दिया करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट। क्योंकि हम वीडियो रात में बनाते हैं और सुबह में अपलोड करते हैं। थैंक यू, बाय, शुभ रात्रि।